स्टोरी बहुत ही आनंददायक है। गौर से सुनिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। अगर कल के युद्ध में कनिष्क भी होता तो हमारी जीत अवश्य होती, लेकिन पत्नी के गम ने उसे पागल बना दिया है। अगर कल का युद्ध हम हार गए और मारे गए तो एक दिन कनिष्क अगर ठीक हो गया तो बदला लेने अवश्य आएगा, यह मुझे यकीन है। शिवांगी रोते हुए कहती है, पता नहीं मेरा बेटा कनिष्क किस हालत में होगा। और अगले दिन मानो ऐसा लगता है कि सूर्य की लालिमा आज रक्त रंजिश का खेल देखना चाहती हो। सभी सेनाएं युद्ध के क्षेत्र में पहुंच जाती हैं। एक ओर राजा शैवीर अपने दोनों पुत्रों और बलराम, दूसरी ओर अग्रसेन महाकुंभा और उनकी विशाल जंगली सेना। सूर्योदय के साथ युद्ध का शंखनाद हो जाता है। दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध शुरू हो गया है। महेश्वर अग्रसेन से लड़ने निकल पड़े हैं, सोन महाकुंभा से, और राजा शैवीर और बलराम महाकुंभा की जंगली सेना से। चंदेरी राज्य की सेना आज कमजोर दिख रही है, लेकिन अपने राजा की हुंकार के साथ युद्ध में साहस लगाए है। महेश्वर अग्रसेन पर तीरों की वर्षा करता जाता है, लेकिन अग्रसेन साहस और पराक्रम से उसका सामना करता है। तभी महेश्वर कहता है, आज मैंने प्रण लिया है अग्रसेन, मैं तुम्हारा मस्तिष्क जमीन पर गिरा कर रहूंगा। अग्रसेन जोरों से हंसता हुआ कहता है, तुम्हारा यह प्रण एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। तुम तीनों भाइयों ने मेरे पिता को मारा है, इसलिए तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। महेश्वर बोला, हे दुष्ट पापी, तूने जिस तरह से मेरे परिवार की खुशियां छीनी हैं, कोई तुझे बचा नहीं सकता। तू भी पापी है और तेरा पिता भी पापी था। यह ले, इस तीर का सामना कर। काफी समय तक युद्ध चलता है और अग्रसेन और महेश्वर पूरे पराक्रम से युद्ध लड़ते हैं। राजा शैवीर, बलराम और उनकी सेना जंगली सेनाओं का विध्वंस कर रहे होते हैं, लेकिन चंदेरी राज्य की काफी सेना मारी जाती है। इधर महाकुंभा और सोन में तलवार से युद्ध हो रहा है। कभी ऐसा लगता है कि महाकुंभा जीत जाएगा, कभी ऐसा लगता है कि सोन जीत जाएगा। तभी महाकुंभा की तलवार के एक प्रहार से सोन की पीठ छल्ली हो जाती है। फिर भी सोन लगातार तलवार पर तलवार महाकुंभा पर चलाता है और एक तलवार का प्रहार महाकुंभा के सीने को जख्मी कर देता है। इधर अग्रसेन और महेश्वर का युद्ध अंतिम दौर में पहुंच चुका है। अग्रसेन कहता है, महेश्वर, इस तीर से ना तू जीत सकेगा ना मैं। आओ देखते हैं किसकी भुजाओं में कितना दम है। तभी महेश्वर कहता है, वीर युद्ध में हर तरह पारंगत होते हैं, आओ देख लें किसकी भुजाओं में कितना दम है। दोनों लोग रथ से उतरकर तलवार उठाते हैं। तलवार का युद्ध ऐसा लगता है कि अब सोन को जीत मिल जाएगी। तभी अग्रसेन महेश्वर पर तलवार की वर्षा कर देता है और महेश्वर की पीठ और सीना जख्मी हो जाता है। महेश्वर जमीन पर गिर पड़ता है। अग्रसेन जोरों से हंसने लगता है और कहता है, देख लिया कौन वीर है। तभी महेश्वर के कानों में पिता को दिया वचन गूंजने लगता है और भूखे नंगे शेर की तरह जमीन से उठकर अग्रसेन पर टूट पड़ता है। फिर दोनों में भीषण युद्ध होता है। तभी महेश्वर अपनी तलवार के अंतिम प्रहार से अग्रसेन के मस्तिष्क को शरीर से अलग कर जमीन पर गिरा देता है और खुद भी घायल हुआ महेश्वर जमीन पर गिर जाता है और अपने प्राण त्याग देता है। अग्रसेन और महेश्वर के मौत की खबर पूरे युद्ध के मैदान में फैल जाती है। सोन और महाकुंभा एक दूसरे पर चीखते हुए तलवार से प्रहार करते हैं और देखते ही देखते कुछ समय में सोन भी वीर गति को प्राप्त हो जाता है। सोन के वीर गति को प्राप्त होते ही चंदेरी राज्य की सेना का मनोबल टूट जाता है। इधर महाकुंभा की जंगली सेना का सेनापति विक्रमसेन, राजा शैवीर और बलराम को भी बंदी बना लिया जाता है। जंगली सेना का तात्पर्य यह है कि ऐसी सेना जो जंगलों में ही निवास करती हो और जानवर और कीड़े मकोड़ों को खाकर अपना जीवन यापन करती हो। यह है जंगली सेना मित्रों। तभी महाकुंभा अपने भाई के शव को देखकर रोने लगता है
उसके सिर को उठाकर अपने भाई के शरीर से लगा देता है। तभी वह आग बबूला होकर चिल्लाते हुए राजा शैवीर से कहता है, कहाँ है तुम्हारा कनिष्क? फिर पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, सुना है तेरा बेटा तो पागल हो गया है मेहरारू के चक्कर में। हा हा हा। मकसद तो तेरे पहले बेटे कनिष्क को मारने का था, लेकिन सुना वो दूध तेरी बहू ने पी लिया। तभी चिल्लाते हुए कहता है, कनिष्क को कहाँ छिपा रखा है, बताओ, वरना तुम सब मारे जाओगे। राजा शैवीर बोला, तुम क्या सोचते हो, हम डरपोक हैं, कायर हैं? मुझे पहले ही पता था तुम्हारी सेना से हम जीत नहीं पाएंगे, फिर भी सत्य से हम पीछे नहीं हटे। आंखों में आंसू भरे कहते हैं, मेरे दोनों बेटों ने और मेरी सेना ने जिस वीरता से युद्ध किया, आज पूरा राज्य साक्षी है। मेरे बेटों ने अपने वचनों को पूरा किया। अन्याय कुछ समय के लिए हुंकार भर सकता है, लेकिन अंततः जीत सत्य की होती है। तुम्हें भी एक ना एक दिन मरना होगा। मेरा बेटा तुमसे बदला लेगा। अगर वह नहीं आया तो ईश्वर न्याय करेगा। धर्म की रक्षा के लिए हमने युद्ध किया। कनिष्क तक तुम कभी नहीं पहुंच सकोगे, और मुझे पता भी होता तब भी मैं तुम्हें ना बताता। अब तुम मुझे मार दो। महाकुंभा बोला, तुम दोनों को मारकर क्या मिलेगा? तुम दोनों तो खुद ही मरे हुए हो। और हंसते हुए महाकुंभा कहता है, ये बलराम, इसे मारकर मैं इसे आजाद नहीं करना चाहता। इसके पास बचा ही क्या है? बेटियों को खुद ही इसने मार दिया। मानना पड़ेगा। अगर तेरे जैसा न्याय करने वाला हो तो पाप कम हो जाए। जाओ बलराम, तुम आजाद हो। तुम्हें अपनी तलवार से आसानी से नहीं मरने दूंगा, बल्कि तुम अपने दुखों से मरो जाकर। और राजा शैवीर और उनकी पत्नी को जेल में डाल दिया जाता है। अपने भाई अग्रसेन का अंतिम संस्कार कर चंदेरी राज्य की राजगद्दी पर बैठ जाता है। उधर नागसेन राज्य को महाकुंभा की मां संभालती है। महाकुंभा बोला, मैं आज से इस चंदेरी राज्य का राजा हूं। अब यह हमारे राज्य के अधीन होगा। आज से इस राज्य के नियम मेरे बनाए चलेंगे। इस राज्य की बची सेना मेरी सेनाओं के साथ मिलकर राज्य की सुरक्षा करेगी। अगर किसी ने भी राजा के नियम या राजा के विरुद्ध जाने का साहस किया, उसे बीच चौराहे पर मार दिया जाएगा। और राज्य में बने सभी नियमों को आज से सख्त किया जाता है। आज से सिर्फ मेरे ही नियम चलेंगे। सेनापति विक्रम बोला, महाराज, इस राज्य में लगने वाला कर मात्र 5% ही है। महाकुंभा बोला, ठीक है, आज से पूरे राज्य पर लगने वाला कर 15% किया जाता है। और सेनापति विक्रम, जाओ, एक सेना का निर्माण करो और उसे कनिष्क को ढूंढने के लिए भेज दो। मुझे कनिष्क जिंदा या मुर्दा चाहिए। सेनापति विक्रम सेन बोला, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। पूरे राज्य में आज शोक का समय है। कई घरों में आज चूल्हा नहीं जला है। जिन कुछ लोगों ने शैवीर के लिए आवाज उठाई, उन्हें मार दिया गया या तो जिंदा दफन कर दिया गया। समय के साथ साथ राज्य में शांति छा गई। अब कोई शैवीर का नाम नहीं लेता, लेकिन दिलों में आज भी सब दर्द जिंदा है। इधर महाकुंभा की सेना कनिष्क को ढूंढ रही है, लेकिन आज 1 वर्ष बीत गया, किसी को कुछ नहीं पता कौन कहां है। बलराम अपने दर्द को सीने में लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन वह भी कनिष्क तक नहीं पहुंच सका। बलराम एक पेड़ के नीचे थका हारा बैठा है। आज वह सब जानता है। उसने जो कुछ भी किया है, आज उसे उसी का फल मिल रहा है। लेकिन उसे इस बात की कहीं ना कहीं खुशी भी है कि उसने न्याय का समर्थन किया। इधर अंधेड़ राज्य का राजा विजेंद्र कई गुप्तचरों को बलराम को ढूंढने के लिए चंदेरी राज्य भेजता है। कई गुप्तचर इस काम में लगे होते हैं। तभी एक गुप्तचर मुस्कंद चंदेरी राज्य के राजमहल के समीप एक गांव में पहुंचता है। वहां गांव वालों से उसे जानकारी मिलती है कि किस तरह अग्रसेन ने षड्यंत्र करके कनिष्क को मारना चाहा, लेकिन रूपाली मर गई। और गांव वाले बताते हैं, अरे भैया, आपको क्या बताएं, राजा शैवीर बहुत ही धर्मवादी राजा थे। हम गरीबों के मसीहा थे। उनके तीनों बच्चे
राज्य की सेवा में लगे रहते थे और उनके बच्चे बहुत महान थे। राजा शहबीर उनका सेनापति बलराम यह जानता था कि हम युद्ध में अग्रसेन और महाकुंभा से हार जाएंगे, फिर भी उन्होंने राज्य को बचाए रखने की पूरी कोशिश की और सत्य की जीत के लिए उनके दोनों बेटे वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन दुष्ट महाकुंभा ने राजा शहबीर और उनकी पत्नी को इसलिए नहीं मारा ताकि कल को कनिष्क अपने पिता को बचाने आएगा और महाकुंभा उसे मार डालेगा। आज भी राजा रानी कारागार में पड़े हुए हैं। गुप्तचर मुस्कंद बोला, अरे भैया, हम तो पास के गांव से आए थे एक काम से। हमने यहाँ के लोगों को बड़ा दुखी पाया, इसलिए पूछा यहाँ कुछ हुआ है क्या। अरे भैया, यह तो बड़ा गलत हुआ। सुना था मैंने भी पहले के राजा बहुत अच्छे थे। और अच्छा भैया, बलराम का क्या हुआ, कुछ पता चला? उन्हें भी मार दिया होगा इन दुष्ट लोगों ने। गांव वाले बोले, बलराम के बारे में क्या बताएं आपको, वह तो अभागा इधर उधर भटका करता है। कुछ महीने पहले ही उधर इस राज्य की सीमा पर गया था और तब से वहां के एक पेड़ के पास बैठा रहता है। गांव का कोई ना कोई उसे कुछ ना कुछ खाने को दे देता है। उसकी बेटियों ने रूपाली को जहर देकर मारा था, इसलिए बलराम जी ने अपनी दोनों बेटियों को जहर देकर मार दिया। गुप्तचर मुस्कंदा कहता है, बहुत गलत हुआ भैया। गुप्तचर सारी जानकारी लेकर गांव की सीमा की ओर निकल पड़ता है। सीमा पर पहुंचकर उसे एक पेड़ दिखाई देता है जहां पर एक आदमी दिखाई पड़ता है। गुप्तचर उसके समीप पहुंचता है। गुप्तचर हाथ जोड़कर नमस्कार करता है, क्या आप ही महान बलराम हैं? वह बूढ़ा आदमी जिसकी दाढ़ी और बाल बड़े बड़े हो गए हैं, जो असहाय की तरह जमीन पर बैठा है, अपने चेहरे को तेजी से ऊपर उठाता है और तीव्र स्वर में कहता है, कौन हो तुम? अगर तुमको महाकुंभा ने भेजा है तो जाओ उससे कह दो, कनिष्क जब आएगा तो तूफान अपने साथ लेकर आएगा। गुप्तचर बोला, मैं समझ गया, आप ही बलराम हैं। आप मेरा नमस्कार ग्रहण करें। मुझे अंधेड़ राज्य के राजा विजेंद्र जी ने भेजा है, जो रूपाली के मुंह बोले भाई भी हैं और कनिष्क ने ही उनका राज्याभिषेक किया था। मैं उनका गुप्तचर मुस्कंद हूं। बलराम अपनी चादर को तेजी से हटाते हुए उठ खड़े होते हैं और गुप्तचर से कहते हैं, क्या महाराज विजेंद्र को कनिष्क के बारे में पता है? क्या मेरा कनिष्क उनके यहां ही है? क्या कनिष्क ठीक हो गया है? बताओ, मैं बहुत व्याकुल हो रहा हूं। गुप्तचर बोला, नहीं बलराम जी, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे पता है कनिष्क अंधेड़ राज्य में नहीं है। मुझे विजेंद्र जी ने आपको ढूंढने को कहा था और साथ ही यह भी कहा था यदि आप मुझे मिल जाएं तो मैं आपको अपने साथ प्रेम पूर्वक ले आऊं। कृपया आप मेरे साथ अंधेड़ राज्य चलें। जहां तक मुझे ज्ञात है कनिष्क के संबंध में ही उन्होंने आपको ढूंढने को बोला है। बलराम बोला, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन यदि मैं अभी यहां से चला गया तो यह बात महाकुंभा को पता चल जाएगी और वह अपनी सेना मेरे पीछे भेज देगा। इसलिए तुम अंधेड़ राज्य की सीमा की ओर जाओ और वहां पर सुमेन गांव पड़ता है, वहां पर नरहरि का आश्रम है, तुम वहीं पहुंचो। मैं आज रात को यहां से निकलूंगा और तुम्हें वहीं कल मिलूंगा। याद रखना, यह बात किसी को पता ना चले। गुप्तचर बोला, आप चिंता ना करें महाराज, यह बात किसी को पता नहीं चलेगी, लेकिन आप पैदल कैसे आएंगे? मेरा रथ तो सीमा के उस पार बंधा है। बलराम बोला, तुम उसकी चिंता मत करो, आज मुझे सूरज की एक किरण दिखी है, आज मैं जोश से भरा हूं। तुम पहुंचो, मैं कल तुमसे वहीं मिलता हूं। मित्रों, बहुत ही रोचक कहानी है, बने रहिए साथ में। आगे क्या होगा? क्या कनिष्क का कुछ पता चलेगा? बलराम क्या करेंगे? क्या करेगा वो मुंह भोला भाई? देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करके कथा को लाइक जरूर करें। गुप्तचर के जाने के बाद बलराम मरने का नाटक करता है और पूरे गांव में खबर फैल जाती है कि बलराम ने पेड़ के नीचे अपने प्राण त्याग दिए। तभी महाकुंभा आता है और बलराम को मृत देखकर सेना से कहता है, कितनी बदबू आ रही है इसके पास से, जाओ इसे उठाकर जंगल में छोड़ दो, जाके भेड़िए और जानवर खा लेंगे। मरने के बाद
तो किसी के काम आएगा। इतना कहकर महाकुंभा अपने राज्य चला जाता है। तभी दो सैनिक उसे उठाकर जंगल में छोड़ देते हैं। तभी बलराम उठ खड़ा होता है और महाकुंभा के दोनों सैनिक उसे जिंदा पाकर घबरा जाते हैं। तभी बलराम दोनों सैनिकों को मारकर उसी जंगल में फेंक देता है। बलराम अपनी वेशभूषा बदलकर और उनके घोड़े लेकर सुमेन गांव की ओर चला जाता है और सभी से बचता हुआ अगले दिन नरहरि के आश्रम पहुंचता है, जहां गुप्तचर पहले ही पहुंच चुका होता है। गुप्तचर बलराम को सामने पाकर बहुत खुश होता है। तभी बलराम कहते हैं, यह समय प्रसन्नता का नहीं है, अब जल्दी मुझे अंधेड़ राज्य ले चलो। गुप्तचर कहता है, जी महाराज, रथ तैयार है, आप प्रस्थान करें। और दोनों लोग अंधेड़ राज्य की ओर चल देते हैं। बलराम और गुप्तचर दोनों बातें करते हुए एक दिन की यात्रा के बाद दोनों लोग अंधेड़ राज्य के राजा विजेंद्र के राजमहल में पहुंचते हैं। गुप्तचर मुस्कंद कहता है, महाराज की जय हो, मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। महाराज विजेंद्र बोले, आज की सभा यहीं स्थगित की जाती है, कल प्रातः 10 बजे सभा लगेगी। महाराज और गुप्तचर को छोड़कर सभी लोग कक्ष से चले जाते हैं। महाराज विजेंद्र खुशी से, हाँ अब बताओ क्या जानकारी लाए हो, बलराम जी का कुछ पता चला? गुप्तचर मुस्कंद बोला, जी महाराज, गांव वालों के माध्यम से पता चला। बलराम जी एक पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं और वे उसी पेड़ के नीचे मिले। आपकी आज्ञा अनुसार हम बलराम जी को सकुशल ले आए हैं। उन्हें मैंने एक गुप्त कक्ष में रखा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो उन्हें यहाँ उपस्थित किया जाए। महाराज विजेंद्र बोले, बलराम जी आए हैं, यह तो बहुत खुशी की बात है। उन्हें यहां मत लेकर आओ, वह काफी थक गए होंगे। जाओ, उन्हें कुछ आराम करने दो और उनके खाने का प्रबंध करो। अभी कुछ देर में मैं स्वयं ही उनके कक्ष में जाकर मिलता हूं। गुप्तचर मुस्कंद ने कहा, माफ करें महाराज, मैंने उन्हें खाने पीने के लिए पूछा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। यहां तक उनके लिए खाना भी लगाया गया, लेकिन उन्होंने अन्न देव को हाथ जोड़ दिया और बोले, महाराज से भेंट होने के बाद ही कुछ खाएंगे। महाराज विजेंद्र बोले, तब तो फिर जल्दी जाना होगा। ठीक है, तुम जाओ, आज मैं बहुत खुश हूं, आज मैं पिता भी बना हूं, यह लो उपहार। विजेंद्र अपनी मालाएं उपहार में भेंट कर देते हैं और बलराम के कक्ष में चले जाते हैं। महाराज विजेंद्र बलराम के कक्ष में पहुंचकर कहते हैं, महाराज विजेंद्र का आपको प्रणाम। बलराम बोले, आओ विजेंद्र बैठो, कैसे हो आप? महाराज विजेंद्र बोले, मुझे तो आज दोहरी खुशी है, पहली आपके यहां आने की और दूसरी मैं आज ही पिता बना हूं। बलराम बोले, बधाई हो आपको, मेरी ओर से उस नन्हे बालक को यह माला पहना दीजिए। यह माला उसको बुरी शक्तियों से बचाएगा। यह माला मेरे पिछले जन्म की है, जो बहुत ही पुरानी है, जो चंदेरी राज्य की खुदाई में निकली थी और महाराज शैवीर ने मुझे दी थी। महाराज विजेंद्र बोले, यह तो मेरे बेटे का सौभाग्य है कि आपने इतना कीमती माला भेंट किया। बलराम बोले, आपने किन कारण से मुझे यहां बुलवाया है, क्या कनिष्क का पता चल गया है? महाराज विजेंद्र ने कहा, नहीं सेनापति जी, ना तो कनिष्क का कुछ पता चल रहा है और ना ही जयचंद्र का। हाँ, मुझे पता चला है कि किस तरह महाकुंभा और अग्रसेन ने चंदेरी राज्य का विध्वंस कर दिया। महाराज और रानी दोनों को कारागार में डाल दिया है। महाराज और रानी दोनों को कारागार में डाल दिया है। मुझे माफ कर दीजिए बलराम जी, मैं उस युद्ध में आपका साथ नहीं दे सका। उस समय मेरा राज्य काफी चुनौतियों से घिरा हुआ था और अगर मैं चंदेरी युद्ध में आता तो यहां तख्ता पलट हो जाता। उसके बाद में मुझे चंदेरी के युद्ध के बारे में पूरी जानकारी पता चली और मुझे जानकर बहुत दुख हुआ। तभी मैंने अपने कई गुप्तचरों को कनिष्क को ढूंढने में लगा दिया, लेकिन अभी तक कनिष्क की कोई जानकारी नहीं मिली है। तभी मुझे पता चला आप जीवित हैं और मैंने आपको इसलिए यहां बुलवा लिया ताकि आपका कुछ मार्गदर्शन मिल सके और कनिष्क को ढूंढा जा सके, क्योंकि कनिष्क ने ही मुझे यहाँ का राजा बनाया था। बलराम मन में सोचता है, जब जयचंद्र कनिष्क को यहाँ नहीं लाया
तो वो जरूर नदी के उस पार पहाड़ियों पर ले गया होगा। तभी बलराम विजेंद्र से कहता है, मैं नहीं जानता, जयचंद्र उसे ले गया होगा। हो सकता है वह किसी और राज्य ले गया हो। अगर तुम मुझे अपनी सेना की एक टुकड़ी दे दो तो जरूर मैं ढूंढ सकता हूं। तभी विजेंद्र कहता है, इसमें कहने या पूछने की क्या बात है? यह पूरा राज्य आप ही का तो है। आप जिसे चाहें उसे अपने साथ ले जा सकते हैं। बलराम कहते हैं, आप बहुत ही कृपालु हैं। मुझे केवल 2 सैनिक सहायता के लिए चाहिए। महाराज विजेंद्र कहते हैं, अब आप आराम करें और कल प्रातः काल आप सैनिकों के साथ ढूंढने के लिए निकल जाइएगा, और यदि राजकुमार कनिष्क मिल जाएं तो उन्हें अवश्य लेकर आइएगा। और इतना कहकर महाराज विजेंद्र अपने कक्ष में चले जाते हैं। रात्रि में महाराज विजेंद्र एक चिट्ठी लिखते हैं और अपने गुप्तचर के द्वारा महाकुंभा तक पहुंचाते हैं। महाकुंभा उस चिट्ठी को खोलता है। महाराज महाकुंभा की जय हो। आपने जैसी योजना बनाई थी हमने उसी के तहत कार्य किया है। बलराम वास्तव में कनिष्क को नहीं जानता कि वह कहाँ है, लेकिन उसे विश्वास है कि वह उसे ढूंढ लेगा। इसलिए मैंने अपने 2 विश्वसनीय सैनिकों को बलराम के साथ उन्हें ढूंढने के लिए भेज दिया है, और जैसे ही कनिष्क का कुछ पता चलेगा हम आपको जरूर सूचना देंगे। अगले दिन ही प्रातः काल बलराम 2 सैनिकों के साथ रथ से ढूंढने निकल पड़ते हैं। आसपास के सभी छोटे राज्यों में जाते हैं, लेकिन कनिष्क का कुछ पता नहीं चलता। तभी बलराम वापस उस नदी के पास आ जाते हैं जिस नदी के उस पार पहाड़ियां पड़ती हैं। बलराम दोनों सैनिकों से कहते हैं, मुझे बहुत प्यास लगी है, तुम दोनों यहीं रुको। यहां से कुछ दूरी पर नदी बहती है, मैं अपनी प्यास बुझा के आता हूं। काफी समय बीत जाता है, बलराम लौट कर नहीं आते। तभी दोनों सैनिक रथ से उतरकर नदी की ओर चल पड़ते हैं और नदी के पास पहुंचकर देखते हैं वहां दूर दूर तक कोई नहीं है। तभी एक सैनिक कहता है, बलराम जी कहाँ चले गए? कहीं ऐसा तो नहीं वह इस नदी में डूब गए हों? दूसरा सैनिक कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, वरना वह अब तक आ गए होते। पहला सैनिक कहता है, चलो कुछ देर रथ पर इंतजार कर लेते हैं, अगर नहीं आते हैं तो महाराज से बता देंगे चलकर कि बलराम डूब कर मर गए हैं। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन बलराम वापस नहीं आते। शाम होते ही दोनों सैनिक रथ लेकर राजमहल की ओर चल पड़ते हैं। राजमहल पहुंचकर दोनों सैनिक महाराज विजेंद्र से बताते हैं, महाराज बलराम जी नदी में डूब कर मर गए। महाराज विजेंद्र तुरंत अपने सिंहासन से उठ खड़े होते हैं और कहते हैं, यह क्या कह रहे हो तुम? तभी एक सैनिक बताता है, महाराज बलराम जी ने आसपास के सभी छोटे राज्यों में कनिष्क को ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिले। तभी वह वापस इस राज्य की ओर आ रहे थे तो इस राज्य के पास जो नदी पड़ती है उस नदी के पास हम दोनों को रोक दिया और बोले, मैं अपनी प्यास बुझा कर आता हूं। फिर हम उनका सुबह से शाम तक इंतजार करते रहे, वे नहीं लौटे। इसका मतलब यही है कि वे उस नदी में डूब कर मर गए। महाराज विजेंद्र गुस्से से आग बबूला होकर कहते हैं, तुम दोनों बुद्धिहीन हो। बलराम नदी में डूब कर नहीं मर सकते, उन्होंने तुम दोनों को मूर्ख बनाया है। तभी एक सैनिक कहता है, माफ करें महाराज, कहीं ऐसा तो नहीं बलराम नदी पार करके उस पार पहाड़ी पर तो नहीं चले गए? कहीं ऐसा तो नहीं कनिष्क उसी पहाड़ी पर हो? मित्रों, कथा के साथ बने रहें, बहुत ही सुंदर कथा है। तभी महाराज विजेंद्र कहते हैं, तुम दोनों वाकई पागल हो गए हो। वह बुढ़ा नदी पार करके पहाड़ी पर क्या करने जाएगा? और पहाड़ी पर एक से एक पागल और जंगली लोग रहते हैं। तुम दोनों से एक काम भी ठीक से नहीं होता। तभी अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि इन दोनों को कारागार में डाल दो। महाराज विजेंद्र सोचते हैं, यह बलराम मर तो नहीं सकता, जरूर यह कनिष्क के बारे में जान गया है और मेरे बारे में भी। तभी अपनी सेना को पूरे राज्य की सीमाओं को बंद करने और बलराम को ढूंढने में लगा देता है। मित्रों, कहानी के साथ बने रहें। देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, कथा को लाइक जरूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। और ये कथा का अगला भाग आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें। दोस्तों,
आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।